Hello dear friends, this is Satyendra Baghel and you are watching my channel Satyendra Baghel Education। आज हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। आज हम इकोनॉमिक्स के 2025 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राइट द मीनिंग ऑफ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी ऑल्सो नोन एज द कमांड इकोनॉमी, इस इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? कमांड इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम, ये एक तरह का ऐसा सिस्टम होता है कि वेयर गवर्नमेंट बॉडी मेक्स इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट बॉडी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, गुड्स के प्रोडक्शन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी होगी? जहां पर कौन डिसीजन लेगा? गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। तो याद रखेंगे, गवर्नमेंट बॉडी जब भी डिसीजन लेगी गुड्स के प्रोडक्शन और गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है कि राइट द मीनिंग ऑफ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? मार्केट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड। तो मार्केट इकोनॉमी कौन सी होगी? ऐसी इकोनॉमी होगी जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज जो है किसके अनुसार डिटरमाइन की जाती है, किसके अनुसार निर्धारित की जाती है? सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड के अनुसार अनुसार जहां पर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन या फिर इकोनॉमी डिटरमाइन की जाती है या फिर इकोनॉमी को निर्धारित किया जाता है, उस इकोनॉमी को हम बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? सप्लाई और डिमांड का। मार्केट इकोनॉमीज आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। मार्केट इकोनॉमी सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी या फिर किसी प्रकार की गवर्नमेंट इसके द्वारा कंट्रोल नहीं होता। इससे पहले हमने जो इकोनॉमी पढ़ी थी वो पढ़ी थी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में क्या हो रहा था? यहाँ पर गवर्नमेंट बॉडी कंट्रोल करती है। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में क्या होगा? यहाँ पर सप्लाई और डिमांड के हिसाब से पूरा काम चलता है, उसे हम बोलेंगे मार्केट इकोनॉमी। थर्ड हमारा क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला ऑफ कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है? तो कंजप्शन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। जो किस किस के बीच में रिलेशन बताएगा? एक इनकम के बीच में रिलेशन बताएगा और हमारे जो भी एक्सपेंडिचर है या फिर एक्सपेंसेस है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताता है उसे हम बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन, हम उसको बोलते हैं। इट द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द टोटल कंजप्शन एंड टोटल नेशनल इनकम। ये किस किस के बीच रिलेशन बताएगा? टोटल कंजप्शन के बीच में और टोटल नेशनल इनकम के बीच में रिलेशन बताता है, उसे हम बोलेंगे कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू वाई एफ, मतलब फैक्टर या फिर टोटल, वाई का मतलब होगा यहाँ पर इनकम, कंजप्शन मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर और वाई का मतलब होगा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मीनिंग एंड एनी टू एग्जांपल ऑफ गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स क्या होते हैं? गिफिन गुड्स के बारे में हम समझते हैं। तो गिफिन गुड्स आर दोज इंफेरियर, इंफेरियर का मतलब होता है घटिया क्वालिटी का सामान होना, इंफेरियर गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। इन गिफिन गुड्स वो गुड्स होते हैं, उस तरह के इंफीरियर गुड्स होते हैं जहां पर इनकम का इफेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि यदि इनकम बढ़ेगी तो गिफिन गुड्स जो है ना, उनका उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड इनकी कम होगी, इनकम यदि कम होगी तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है। इसको नेगेटिव इफेक्ट बोला जाता है। एंड प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव, और यहाँ पर प्राइस का इफेक्ट कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है, उसको हम बोलेंगे गिफिन गुड्स। लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ गिफिन गुड्स। यहाँ पर गिफिन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड वो होता है जहां पर प्राइस और डिमांड का रिलेशन रहता है। यदि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, और प्राइस यदि डिक्रीज होगा तो हमारे डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी, उसको लॉ ऑफ डिमांड बोला जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड इंक्लूड नहीं होती है, एप्लीकेबल नहीं होती है? तो उसका सही आंसर रहेगा गिफिन गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है ब्रेड, राइस, पोटैटोस, ये सब इसके एग्जाम्पल है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम यदि बढ़ेगी तो हम अच्छी क्वालिटी का सामान परचेस करना स्टार्ट कर देते हैं, घटिया क्वालिटी का सामान हम नहीं खरीदते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ द यूटिलिटी। ये दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी समझते हैं।
Cardinal measurement of utility means that utility where satisfaction can be measured in the term of cardinal number unit like 1 2 3। देखिए इन सारी चीजों से को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी का मतलब होता है किसी चीज की उपयोगिता। आपको कोई भी चीज है, यदि आप उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चीज आपके लिए कितनी ज्यादा उपयोगी है, कितनी ज्यादा यूजफुल है। तो उस उपयोगिता को इकोनॉमिक्स में मेजर करने के लिए हम यूटिल्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? यूटिल्स, कि कितना यूटिल्स हमारे लिए वो यूजफुल है। तो यूटिलिटी मतलब किसी चीज की सेटिस्फेक्शन, कोई भी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, ये इसकी मीनिंग होती है। तो किसी भी चीज की जो सेटिस्फेक्शन होगी उस सेटिस्फेक्शन को हम यूटिलिटी बोलते हैं। यहाँ पर यूटिलिटी दो तरह की है, दो तरह की अप्रोच है। एक कार्डिनल यूटिलिटी, तो कार्डिनल यूटिलिटी वो होगी जहां पर यूटिलिटी को 1 2 3 लाइक नंबर्स में जिसको मेजर कर सके, वहां पर होगी हमारी कार्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच कहां पर होगी? ऑर्डिनल अप्रोच वहां पर होती है जहां पर नंबर्स में हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। यहां पर हम यूटिलिटी को रैंक के माध्यम से मेजर करते हैं, हाई या फिर लो के माध्यम से मेजर करते हैं कि ये इसकी हाईएस्ट यूटिलिटी है या फिर लोअर यूटिलिटी है। इस तरह की यदि मेजरमेंट होगी उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनल अप्रोच। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि राइट इन द शॉर्ट रिटर्न ऑफ स्केल। शॉर्ट रिटर्न ऑफ स्केल क्या होता है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि रिटर्न टू स्केल ये क्या होता है। एक अपने आप में 2 नंबर का क्वेश्चन है। रिटर्न टू स्केल इज अ टर्म इन इकोनॉमिक्स दैट रेफर्स टू अ रेट एट विच चेंज इन द आउटपुट लेट्स टू अ चेंज इन द इनपुट। इस प्रकार के रेट जिसमें यदि किसी प्रकार का इनपुट में चेंजेस होती है तो इनपुट में चेंजेस होने से आउटपुट में भी चेंजेस आ जाती है, उसको रिटर्न टू स्केल बोला जाता है। इन ए लॉन्ग रन इट इज अ लॉन्ग रन थ्योरी, ये एक तरह की लॉन्ग रन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है। देखिए प्रोडक्शन में दो चीजें होती है, इनपुट और आउटपुट। ये प्रोडक्शन के रिलेशन को बताती है। यदि आप कोई चीज उसमें इनपुट करोगे, जस्ट लाइक रॉ मटेरियल या लेबर, आप कैपिटल यूज कर रहे हैं तो वो एक इनपुट फैक्टर होगा। अब उस इनपुट फैक्टर के माध्यम से आप उसको क्या करोगे? आउटपुट फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो इनपुट फैक्टर यदि बढ़ाने से कितना आउटपुट फैक्टर हमारा बढ़ रहा है उसको हम बोलेंगे रिटर्न ऑफ स्केल। इन शॉर्ट रन द फर्म कैन नॉट बिल्ड अ न्यू फैक्ट्री। लॉन्ग रन में फर्म के पास पर्याप्त समय होता है, वो फैक्टर में चेंजेस कर सकती है। बट शॉर्ट रन में फैक्ट्री या फिर कोई भी प्रोडक्शन कंपनी अपनी फैक्ट्री को इतना चेंज नहीं कर सकती, उसके पास में इतना टाइम नहीं होता है टू इंक्रीज इट्स रिटर्न टू स्केल। वो अपने रिटर्न टू स्केल मतलब अपने रिटर्न को बढ़ाने के लिए ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकती। इसलिए रिटर्न टू स्केल हमेशा लॉन्ग रन थ्योरी में होता है। बिकॉज इट टेक्स टाइम एंड मनी टू बिल्ड अप। बिल्ड वन, कोई भी जैसे मशीन आपको चेंज करना हो या फिर फैक्ट्री आपको बदलना हो, कोई नया प्रोडक्शन आपको करना है तो उसके लिए ज्यादा टाइम टाइम की आवश्यकता होती है। इसलिए रिटर्न टू स्केल थ्योरी हमेशा लॉन्ग रन थ्योरी पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन। वेरिएबल प्रोडक्शन का लॉ क्या होता है? व्हेन क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब वो सारी चीजें जो प्रोडक्शन करने में मदद करती है, जैसे कि कैपिटल हुआ, लेबर हुई, हमारी मनी हुई, इसके बाद हमारे इक्विपमेंट्स हुए, मशीन हुई, मटेरियल हुआ, ये सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इन सारी चीजों की मदद से ही हम प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन क्या होगा कि व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज। यदि हम किसी एक फैक्टर को बढ़ा देते हैं, कोई भी एक फैक्टर को हम बढ़ा देते हैं, वाइल कीपिंग अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, और दूसरे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दो तरह के फैक्टर हमने मान लिए। एक हमारा फैक्टर क्या हो गया? एक हमारा फैक्टर हो गया मनी। दूसरा हमने फैक्टर क्या बना दिया? लेबर। दो तरह के हमारे फैक्टर हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक फैक्टर को हम बढ़ाएं, इसको मनी को हम बढ़ाते हैं और लेबर को हम कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट मतलब जितना है उतना ही रखते हैं, स्थिर रखते हैं। तो इट विल रिजल्ट इन द डिक्लाइन ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट फैक्टर। तो वो जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट में मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ना डिक्लाइन हो जाएगा, मतलब हमारा प्रोडक्शन कम होगा, उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन, जहां पर एक फैक्टर को बढ़ाया जाता है और अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखा जाए तो उसके रिजल्ट क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा कम हो जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब एक एडिशनल यूनिट को जोड़ने से जितना हमारा प्रोडक्शन होगा, मतलब एडिशनल फैक्टर को जोड़ने से जितना हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा उसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे कि मान लीजिए 10 मजदूर काम कर रहे हैं और 10 मजदूर
सपोज करिए कोई किताबों का प्रोडक्शन कर रहा है, 10 मजदूर यदि 50 किताब बनाते हैं और एक मजदूर और हम जोड़ देते हैं तो कितने मजदूर हो जाएंगे? 11 मजदूर हो जाएंगे। अब वो 11 मजदूर, एक मजदूर जोड़ने से, अभी 10 मजदूर 50 किताबें बना रहे थे, अब एक और मजदूर जब हमने जोड़ा, 11 टोटल मजदूर किए, तो अब किताबें जो है 55 बनने लगी हैं। तो एक मजदूर के बनने से कितनी किताब बढ़ी है? 5 किताब बनी है। इसी को बोला जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना पड़ेगा। कोई सा भी कॉन्सेप्ट आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इसका एग्जाम्पल देकर हमें समझाना है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन इकोनॉमिक टर्म दैट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ व्हाट यू हैव टू गिव अप इन ऑर्डर टू चूज समथिंग। कोई दूसरी चीज को चुनने के लिए या फिर कोई दूसरी चीज सिलेक्ट करने के लिए जो पहली चीज को आप छोड़ेंगे ना, उसको त्याग करेंगे, उस त्याग को ही कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस कॉस्ट को हम अल्टरनेटिव कॉस्ट भी बोलते हैं या फिर ट्रांसफर कॉस्ट भी इसको बोला जाता है। एक उदाहरण देकर हम इसको समझते हैं। अ पर्सन इज एम्प्लॉयड एंड गेट अ सैलरी 3000 पर मंथ। एक कोई कर्मचारी है और उसको 3000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है। ही शिफ्ट हिमसेल्फ टू अ बिजनेस। अब वो क्या कर रहा है, अपनी उस जॉब को छोड़कर कहां पर शिफ्ट हो गया? वो बिजनेस करने लगा है। सो ही विल बी लॉसिंग। वो कितना पैसा लॉस करेगा, उसका कितना पैसा चला जाएगा? 3000 पर मंथ। उसको उसने 3000 पर मंथ छोड़कर क्या काम किया? उसने अपना बिजनेस स्टार्टअप कर लिया। तो जो 3000 पर मंथ होगा उसी को हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड इट विल बी हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इफ ही गेट्स मोर देन 3000 इन द बिजनेस ही विल स्टिक। यदि मान लीजिए बिजनेस में उसको 3000 रुपए से ज्यादा यदि मिलेगा तो वो उस बिजनेस में वहीं के वहीं लगा रहेगा, कार्य करता रहेगा। और यदि उससे कम मिला तो हो सकता है कोई अदर ऑप्शन वो ढूंढे। तो जो हमारा गिव अप होता है, जो पोर्शन या जो चीज हम सेक्रीफाइस करते हैं, उस सेक्रीफाइस या उस गिव अप कॉस्ट को हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक प्रॉफिट। एक ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। दूसरा है व्हाट वन सेक्रीफाइस, क्या आपने सेक्रीफाइस किया है, उसको डिवाइड करेंगे व्हाट वन गेन, क्या आपने गेन किया है। जो आपने दिया है वो आपका ऊपर लिखाएगा और जो आपने गेन किया उसको हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्राइस लाइन। प्राइस लाइन क्या होती है? अ प्राइस लाइन इज अ ग्राफ, एक तरह का ग्राफ है दैट शो द रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी सोल्ड। देखिए प्राइस लाइन एक ऐसा ग्राफ होता है जो हमें किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस और उस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी हमने बेची है उसको बताता है, उसे हम बोलेंगे प्राइस लाइन। जैसे देखिए यहाँ पर ये एक ग्राफ बना हुआ है, ये एक्स पॉइंट है, यहाँ पर आउटपुट दिया गया है और यहाँ पर प्राइस दिया गया है, किसी भी प्रकार का ये प्राइस दिया है। तो अब ये लाइन हमारी चल रही है, प्राइस लाइन है, यहाँ पर प्राइस है, प्राइस के हिसाब से ये इतना प्राइस है। अब इस प्राइस पर कितना हमारा प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है या फिर कितना हमारा प्रोडक्ट हुआ है, उसको हम बोलेंगे प्राइस लाइन। तो प्राइस लाइन क्या होती है? जो हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को और उस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी हम बेच पा रहे हैं उस क्वांटिटी को बताती है, उसे हम प्राइस लाइन बोलते हैं। प्राइस लाइन को हम एवरेज रेवेन्यू भी बोलते हैं, ए आर। ए आर लाइन इज इक्वल टू प्राइस लाइन, ये आप याद रखेंगे। ए आर इज इक्वल टू, ए आर इज इक्वल टू डिमांड, ए आर इज इक्वल टू प्राइस लाइन, ए आर इज इक्वल टू एम आर। एम आर मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू। ये तीनों चीजों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहली बात आती है कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। तो देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों रहते हैं, जहां पर गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन और प्राइवेट इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन दोनों होते हैं, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। और हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करता है, प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है। जब ये दोनों सेक्टर वर्क करते हैं उसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है। इसके कोई भी दो फीचर्स की बात करें तो पहला आता है फ्रीडम। मिक्स्ड इकोनॉमी प्रोवाइड कंप्लीट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। मिक्स्ड इकोनॉमी में पॉलिटिकल भी फ्रीडम मिलती है, इकोनॉमिक फ्रीडम भी मिलती है। आप अपने हिसाब से अपने अनुसार आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। सेकंड आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे रिसोर्सेज है, जो भी हमारे संसाधन है, उसका मिक्स्ड इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जाता है, वेस्टेज नहीं होते हैं। इन मिक्स्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट इनिशिएट प्लानिंग
बाय विच ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक इस तरह से प्लान बनाती है जिससे कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे रिसोर्सेज हमारे लिए यूजफुल हो जाए, वो उनका यूज ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका किसी भी प्रकार का वेस्टेज ना हो। उस वेस्टेज को कम करने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी का सहारा लिया जाता है। तो ये हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी की फीचर्स हो गए। अब यहाँ पर तीन तरह की हमारी इकोनॉमी है, इन तीनों तरह की इकोनॉमी को हम डिटेल में समझते हैं। इनसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि तीनों में डिफरेंस पूछ लिया जाए या फिर तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली जाए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आप इन्हीं पॉइंट्स को लिख सकते हैं या फिर कोई दो इकोनॉमी के बारे में आपसे डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैपिटलिज्म इकोनॉमी, फिर है सोशलिज्म, फिर है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म इकोनॉमी क्या होती है? कैपिटलिज्म इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। बस इतना याद रखना है, जहां पर किसी भी तरह का जो भी प्रोडक्शन का कंट्रोल हो या किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन पे या फिर इकोनॉमी पर जिसका कंट्रोल रहेगा, उसे वो किसका कंट्रोल रहेगा? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल रहेगा, उसे हम बोलेंगे कैपिटलिज्म इकोनॉमी। अब आती है सोशलिज्म इकोनॉमी। सोशलिज्म इकोनॉमी वह इकोनॉमी होगी जहां पर कंट्रोल किसका होगा? केवल और केवल गवर्नमेंट का। तो फिर मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होगी? मिक्स्ड इकोनॉमी वो होगी जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का कंट्रोल रहेगा, दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उसे मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है। फ्रीडम की बात करें तो यहाँ पर फुल फ्रीडम मिलती है क्योंकि टोटली प्राइवेट सेक्टर है। यहाँ पर कोई फ्रीडम नहीं होती है क्योंकि पूरा काम गवर्नमेंट का होता है, प्राइवेट सेक्टर का नहीं होता है। और यहाँ पर इंडिविजुअल फ्रीडम होती है लेकिन एक लिमिटेड साइज होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, गवर्नमेंट से हमें परमिशन लेना पड़ती है और उन परमिशन के दायरे में, उन नियमों के दायरे में हमें कार्य करना पड़ता है। सेंट्रल प्लानिंग की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट कोई प्लानिंग नहीं करती क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर का वर्क होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग करती है और प्लानिंग के अनुसार कार्य को करती है। और यहाँ पर सेंट्रल प्लानिंग होती है लेकिन ज्यादा नहीं होती है। प्रॉफिट मोटिव की बात करें, इसका उद्देश्य क्या होता है? कैपिटलिज्म इकोनॉमी का उद्देश्य प्रॉफिट मोटिव होता है। इसका उद्देश्य समाज का काम करना, सामाजिक कल्याण का काम होता है, सोशल वेलफेयर हम इसको बोल सकते हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी का काम सोशल मोटिव भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। कंपटीशन की बात करें तो ये फ्री रहती है, कंपटीशन फ्री रहती है। यहाँ पर कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म आ सकती है, जा सकती है विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसकी बात करें तो इसमें गवर्नमेंट किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं होता है क्योंकि टोटली वर्क जो है वो गवर्नमेंट के माध्यम से ही किया जाता है। इसमें कंट्रोलिंग फ्री बट कंट्रोल कंपटीशन, इसमें कंपटीशन फ्री रहता है लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, अपने अनुसार कार्य को कराती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मीनिंग भी पूछी जा सकती है, फीचर्स भी पूछे जा सकते हैं और डिफरेंस भी पूछ लिया जा सकता है। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको देखते हैं। तो पहले हम समझेंगे मीनिंग क्या होती है। तो इट इज कंसर्न विद एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, जहां पर इंडिविजुअल यूनिट या छोटी छोटी यूनिट्स या फिर कोई पर्टिकुलर यूनिट के विषय में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर यदि स्टडी करेंगे तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे सपोज करिए किसी एक बच्चे के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं या फिर कोई एक फर्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? इट डील्स विद द एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक्स सच एज नेशनल इनकम, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, टोटल एम्प्लॉयमेंट और जनरल प्राइस लेवल। मैक्रो इकोनॉमिक्स वो होती है जो ओवरऑल टोटल पूरी इकोनॉमी का स्टडी करेगी, उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। जैसे मान लीजिए हम सारे बच्चों की स्टडी करें, किसी एक क्लास के सारे बच्चों की स्टडी करें, तो वो हो जाएगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। और यदि मान लीजिए हम टोटल पूरे इंडिया की इनकम की स्टडी हम करें, जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, तो वो हमारी हो जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। टोटल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे तो वो भी मैक्रो। तो मैक्रो का मतलब क्या होता है? होल इकोनॉमी, मतलब पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी कर रही है, उसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। अजम्पशंस की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन द फुल एम्प्लॉयमेंट, ये फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के ऊपर डिपेंड है। और इट इज बेस्ड ऑन अंडर ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बेस्ड रहती है। इसका नेचर इजी होता है, इसका नेचर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि पूरी होल इकोनॉमी के बारे में बात करना होती है। इस इकोनॉमी को हम प्राइस थ्योरी इकोनॉमी भी बोलते हैं। प्राइस थ्योरी इकोनॉमी किसको बोला जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है, याद रखेंगे सभी। और इस इकोनॉमी को हम बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्योरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि राइट द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम एंड एक्सप्लेन लिमिटेशन ऑफ इट। बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो बार्टर सिस्टम मींस डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर गुड्स और सर्विसेज का डायरेक्ट एक्सचेंज होता है, मतलब सामान के बदले सामान जहां खरीदा या बेचा जाता है,
या फिर जिस सामान के बदले सामान जहाँ एक्सचेंज किया जाता है उसे हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। अंडर बार्टर सिस्टम बोथ सेल एंड परचेस ऑफ गुड सर्विस टेक प्लेस। इसमें सामान सेल भी किया जाता है और सामान बेचा भी जाता है, तभी वो बार्टर सिस्टम माना जा सकता है। विदाउट यूज ऑफ मनी, इसमें पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जब पैसे का प्रचलन नहीं हुआ था, मनी का सर्कुलेशन नहीं हुआ था, उस समय बार्टर सिस्टम की सहायता से ही गुड्स का एक्सचेंज किया जाता था, तो वही बार्टर सिस्टम है। अब इस बार्टर सिस्टम की क्या लिमिटेशन होती है? लिमिटेशन का मतलब इसमें कौन कौन सी कठिनाई, कौन कौन सी परेशानियां रहेंगी? तो पहली लिमिटेशन है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए हमें कोई सामान खरीदना है या कोई सामान हमें लेना है, तो हमें पहले खरीदने वाले को देखना पड़ेगा और हमसे वो सामान क्या ले सकता है उसको भी देखना पड़ेगा। तो हमारी क्या आवश्यकता है, हमें उस इंसान को देखना पड़ेगा जिस इंसान के पास में हमारी चीज है, जिसे हम ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपके पास में गेहूं है और आप सब्जी खरीदना चाहते हैं, तो आपको ऐसा ऐसा व्यक्ति देखना पड़ेगा जिसके पास सब्जी हो, जिससे कि आप सब्जी खरीद सकते हैं। लेकिन सब्जी वाले को भी गेहूं की आवश्यकता हो, तब तो वो आपसे गेहूं एक्सचेंज कर सकता है। इसको बोला जाता है डबल को इंसिडेंस। द वाटर सिस्टम रिक्वायर डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स ऑन द पार्ट ऑफ those who want to exchange goods or service. It is necessary for a person who wish to trade his goods or services. यहाँ पर दोनों व्यक्ति की इच्छा होना चाहिए, एक व्यक्ति सामान को दे, दूसरा व्यक्ति उसके सामान को ले, उसको हम डबल कोइंसिडेंस बोलते हैं। लेकिन रियली में ऐसा नहीं होता है, ये इसका एक ड्रॉबैक रहेगा। सेकंड आता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ द वैल्यू। अब कोई भी चीज है, उस चीज को हम मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको माप ही नहीं पा रहे कि उसकी क्या वैल्यू है। तो वैल्यू का मेजरमेंट करना वाटर सिस्टम में एक सबसे ज्यादा ड्रॉबैक था, एक उसकी सबसे बड़ी कमी थी। इन वाटर सिस्टम देयर इज ए लैक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स बाय द वाटर सिस्टम। जैसे मान लीजिए अभी हम किसी चीज की कीमत लगा लेते हैं कि इसका 10 रुपए प्राइस, इसका 100 रुपए प्राइस है, बट उस समय मनी का सर्कुलेशन नहीं हुआ था, तो किसी भी गुड्स की वैल्यू निकालना दैट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था। थर्ड आता लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बार्टर सिस्टम में गुड्स के माध्यम से हम पेमेंट नहीं कर सकते थे। सिस्टम डज नॉट अलाउ सच ट्रांजेक्शन, किसी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते थे। जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी काम कर रहा है, अब उसको काम करने के बदले में आप अभी पैसा दे रहे हो, बट बार्टर सिस्टम में यदि वो काम कर रहा है तो काम करने के बदले बदले में आप क्या दोगे उसको? तो उसको देना एक प्रकार का डिफिकल्ट टास्क था। अब उसको आप गेहूं दे रहे हो या फिर कोई अन्य किसी प्रकार का कोई अदर चीजें यदि आप उसको उपलब्ध करा रहे हो, तो एक प्रकार का पेमेंट करने का एक बहुत ज्यादा ड्रॉबैक था इसका। फोर्थ आता है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब इसमें गुड्स को स्टोर करना सबसे ज्यादा मुसीबत। सामान को आप लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते हो, पैसे को तो आप स्टोर करके लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुड्स को आप लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो खराब हो जाएगा। तो ये चार इसके ड्रॉबैक थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बार्टर सिस्टम के कौन कौन से एडवांटेज हैं, एडवांटेज मतलब उसके क्या लाभ हैं, देखिए कोई चीज के लाभ भी होते हैं। बहुत सारी कंट्री हैं जो आज भी बार्टर सिस्टम मतलब एक्सचेंज का काम कर रही हैं, सामान के बदले सामान को वो एक्सचेंज करती हैं, हालांकि उनकी वैल्यू होती है। तो नंबर वन सिंपल सिस्टम, पैसे की कोई झंझट नहीं, सामान के बदले सामान एक्सचेंज करो। अब इकोनॉमिक्स में क्या है, किसी चीज की बुराइयां हैं तो उसकी अच्छाइयां भी हैं। अभी हम बुराइयां बुराइयां देख रहे थे, नेगेटिव पॉइंट देख रहे थे, अब हमें पॉजिटिव पॉइंट देखना, पॉजिटिव व्यू से हमें सोचना है कि वाह वाटर सिस्टम में क्या क्या पॉजिटिव हो सकता है। पहला सिंपल, कोई झंझट नहीं, पैसे की, सामान दो उसके बदले में सामान लो। सेकंड है प्रमोट म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, इसमें दोनों पार्टी का कॉर्पोरेशन होता था, दोनों पार्टियों की सहमति होती थी। थर्ड आता है नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इस पे किसी के पास में ज्यादा पैसा होना या कम पैसा होना, अमीर होना गरीब होना, इस प्रकार की डिस्पैरिटी असमानताएं नहीं थी। फोर्थ रिलीफ फ्रॉम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, उसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का कोई रोल नहीं था। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि किसी चीज का प्राइस बढ़ गया, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, किसी चीज का प्राइस घट गया है, बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। इजी फॉरेन ट्रेड पॉसिबल, मैंने आपको अभी बताया था कि आजकल अधिकतर जो फॉरेन ट्रेड है वो बार्टर सिस्टम के माध्यम से ही किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी, गिव इट्स डेफिनेशन। मनी क्या होती है और मनी की हमें डेफिनेशन बताना है। पैसे के बारे में आप सभी जानते हैं कि मनी इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ परचेज कमोडिटी और सर्विसेज एंड पेइंग एक्सपेंसेस। मनी का मतलब होता है वो सारी चीजें, वो सारी चीजें जो कि एक्सेप्टेबल होती है, किसी भी सामान को खरीदते समय वो एक्सेप्ट की जाए, कोई सर्विसेज देने के लिए या कोई सर्विसेज लेने के लिए उसके बदले में एक्सेप्ट की जाए, या किसी तरह का एक्सपेंसेस का पेमेंट करने में वहां पर किसी भी टाइम पर एट एनी टाइम एट एनी कॉस्ट बिना किसी वैल्यू को कम किए हुए एक्सेप्ट किया जाए, उसे हम मनी बोलते हैं।
जैसे कि आपके पास में नोट होता है, पैसा होता है, रुपए होते हैं आपके पास में, वो मनी की वैल्यू होती है। कहीं पर भी आपने 100 का नोट दिया और वहां से आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं, कोई सर्विस ले सकते हैं, इसको मनी बोला जाएगा। या फिर मान लीजिए आपके पास में कोई चेक है, तो ये भी एक तरह की मनी ही मानी जाएगी। तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है ना वो कभी कम नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं मनी। किसी तरह का आपके पास में कॉइन है, सिक्का है, तो वो भी हमारी मनी मानी जाएगी। अब सपोज करिए, अब 1,000 रुपए का नोट बंद हो चुका है, पुराना 1,000 का नोट बंद हो चुका है। अब 1,000 का नोट यदि आपके पास में है तो वो मनी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी वैलिडिटी खत्म कर दी है, उसको बैन कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया, तो वो मनी नहीं है। कागज का किसी भी प्रकार का टुकड़ा मनी नहीं हो सकता। मनी कब होगा? जब वो वैलिड रहेगा, जनरली वो एक्सेप्टेबल रहेगा सभी जगह, उसी को हम बोलेंगे मनी। इसकी डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग। मनी इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच जनरली एक्सेप्ट विदाउट डाउट, और बिना किसी डाउट के वो सारी चीजें जो एक्सेप्टेबल की जाए मीन्स ऑफ परचेसिंग कमोडिटी और सर्विस, किसी भी तरह की सर्विस लेने के लिए, एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए, या फिर कोई सामान को खरीदने के लिए जो हम पेमेंट करेंगे, जो हम देंगे, उसको हम बोलेंगे मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंक्शन ऑफ मनी। अभी हमने इससे पहले वाटर सिस्टम की एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे थे। अब यहाँ पर आते हैं मनी के फंक्शन। आपसे केवल 2 नंबर में ये पूछा जाए कि राइट द फंक्शन ऑफ मनी, तो आपको 3 फंक्शन लिखना है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटिजेंट फंक्शन, केवल 2 नंबर के हिसाब से। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं, उनको एक्सप्लेन करिए, तो देखिए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइम फंक्शन, इनको प्राइम फंक्शन भी बोला जाता है। अब ये कौन कौन से फंक्शन है? नंबर 1, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। इट एक्ट एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब मनी क्या करती है? कोई भी सामान, कोई मनी के बदले में हम कोई भी चीज एक्सचेंज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, इसी को बोला जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये विनिमय का माध्यम होता है, एक्सचेंज का माध्यम होता है मनी। सेकंड आता है मेजर ऑफ द वैल्यू। किसी भी चीज की वैल्यू किसमें होती है? मनी में होती है। तो किसी भी चीज की वैल्यू निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मनी। तो मनी क्या है? मेजरमेंट करने का माध्यम होता है। और पहला फंक्शन क्या होगा इसका? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई चीज यदि हमें एक्सचेंज करना है तो वो किस मीडियम में होगी, किस माध्यम में होगी? मनी के माध्यम में होगी। मनी की मदद से ही हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सेकेंडरी फंक्शंस को बताइए, तो यहाँ पर सेकेंडरी फंक्शन है नंबर 1, बेसिस ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यदि किसी तरह का आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट भी किस में किया जाता है? मनी में किया जाता है। तो मनी का इस्तेमाल आजकल सबसे ज्यादा पेमेंट करने में किया जा रहा है। सेकंड है स्टोर ऑफ एक्सचेंज वैल्यू। मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं। मनी कैन बी स्टोर वेरी इजिली। पैसा हम आराम से गुल्लक में रख सकते हैं, खाते में रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, जितना चाहो आप उतना पैसा आप इजिली रख सकते हो। कोई ज्यादा जगह घेरने की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। थ्रो द मनी वैल्यू कैन बी इजिली क्विकली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह पर मनी को इजिली हम ट्रांसफर कर सकते हैं। आजकल तो फोन पे हो गया, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, इसकी सहायता से आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ ही सेकंड्स में पैसे को भेज सकते हैं, बिना किसी ज्यादा मेहनत के। अब आते हैं कंटिजेंट फंक्शन। कंटिजेंट फंक्शन में आ जाएगा बेसिस ऑफ क्रेडिट, फैसिलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बेसिस ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ कैपिटल, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इनको याद कर लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एनी टू कॉजेज ऑफ डिमांड ऑफ मनी। डिमांड ऑफ मनी मतलब मनी की डिमांड के कौन कौन से कारण है? पैसे की डिमांड कब होती है? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए पैसे की डिमांड क्यों करता है इंसान? नंबर 1, पीपल नीड मनी ऑन रेगुलर बेसिस टू पे द बिल्स एंड फाइनेंस। रेगुलर जो भी हमारे खर्चे हैं उनका पेमेंट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मनी की आवश्यकता होती है। सेकंड, स्पेकुलेटिव रीजन, इफ दे एक्सपेक्ट द वैल्यू ऑफ सच मनी टू इंक्रीज। यदि मान लीजिए हमें ऐसा लगे कि कोई भी चीज की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो हमें मनी की आवश्यकता लगेगी, हम उसको जल्दी खरीदेंगे ना। हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में सपोज करिए कि कोई वेजिटेबल है या कोई भी चीज है या गोल्ड हुआ, उसका प्राइस बढ़ने वाला है या बहुत ज्यादा प्राइस हो जाएगा, तो हम उस चीज को अभी स्टोर करके रख लेंगे, अभी उसको खरीद के रख लेंगे, जिससे कि आगे हमको बेनिफिट हो जाए। तो स्पेकुलेटिव रीजन से भी मनी की आवश्यकता होती है। और फोर, प्रिकॉशनरी रीजन, या फिर हमें हमारी सुविधाएं, सावधानी, इसके लिए भी, हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी मनी की आवश्यकता होती है। हम हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी आरामदायक जिंदगी को व्यतीत करने के लिए भी पैसे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल का यूज करना, या फिर अच्छे आप घर में रह पा रहे हैं, तो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं या फिर लग्जरीज जो हमारी लाइफ है, उस लाइफ के लिए भी मनी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारे मनी की डिमांड है। नेक्स्ट आता है हमारा कि फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक।
तो फंक्शन को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होती है जहां पर किसी भी व्यक्ति का, आम आदमी का अकाउंट होता है। हमारा जितना, हम लोगों का जिस बैंक में अकाउंट होता है वो सारी बैंक कॉमर्शियल बैंक कहलाती है, क्योंकि उन बैंक से हम लेन देन करते हैं। कोई भी कस्टमर लेन देन कर सकता है, पैसा जमा कर सकता है, पैसा निकाल सकता है, लोन ले सकता है, उनको बोला जाता है कॉमर्शियल बैंक। एक होती है सेंट्रल बैंक, जिसको बोला जाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक किसकी होती है? सरकार की बैंक होती है और बैंकों की बैंक होती है। इसमें कोई भी आम आदमी, आम व्यक्ति इसमें अकाउंट नहीं ओपन करा सकता। कॉमर्शियल बैंक कौन से बैंक होंगी? ऐसी बैंक होंगी जिसमें आम आदमी का अकाउंट होता है, जो अपने बैंकिंग सुविधाओं का लाभ वहां से प्राप्त करता है। इसके फंक्शन कौन से हैं? तो यहाँ पर भी प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन आते हैं। प्राइमरी फंक्शन में आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। बैंक क्या करता है? बैंक हमारे पैसे को डिपॉजिट करता है, जमा करता है। यदि हम बैंक में जाते हैं तो वो हमारे पैसे को आसानी से डिपॉजिट कर लेगा, सुरक्षित करता है। तो कोई भी व्यक्ति पैसे को डिपॉजिट कर सकता है। तो एक्सेप्ट डिपॉजिट, पैसे को डिपॉजिट करना, पैसे को जमा करना, ये किसका काम है? कॉमर्शियल बैंक का काम है। अलग अलग तरह के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट। सेकंड आता है लेंडिंग मनी, उधार पैसा देना, जस्ट लाइक लोन। तो लोन देने का काम भी कौन करता है? बैंक करती है। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और लैंडिंग मनी, ये दोनों किसके फंक्शन हो जाएंगे? हमारे कमर्शियल बैंक के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो बजट के ऑब्जेक्टिव से पहले हमें ये समझना होगा कि बजट क्या है। बजट एक प्रकार का एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर गवर्नमेंट फ्यूचर के, आने वाले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए पूरा अपना इनकम और एक्सपेंसेस, सारी चीजों के बारे में विवरण दे देता है। उसे हम बोलते हैं बजट। उसे क्या बोलेंगे? बजट। और ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, क्लोज होता है 31 मार्च को। तो बजट क्यों बनाया जाता है? बजट बनाने का उद्देश्य क्या होता है? बजट गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट पहले ही प्री प्लान करती है कि नेक्स्ट ईयर में हमें ये कार्य करना है, इस इतना इतना पैसा हमारा खर्च होगा, और इस डिपार्टमेंट को इतना इतना पैसा हम देंगे, यहाँ से हमारे पास इतना पैसा आएगा। उसको बोला जाता है बजट, एक तरह का स्टेटमेंट। तो बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? रीएलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सारे डिपार्टमेंट को दोबारा पैसा उपलब्ध कराने के लिए बजट बनाया जाता है। गवर्नमेंट रीएलोकेट द फाइनेंशियल रिसोर्सेस सोर्सेज बाय द बजट टू अचीव द डिजायर्ड गोल। जैसे सपोज करिए हॉस्पिटल हुआ। अब हॉस्पिटल के लिए, मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए गवर्नमेंट 1 साल के लिए पैसा देती। अब वो पैसा 1 साल हो गया, पैसा पूरा यूज हो गया। अब दोबारा उसको मेंटेन करना है, तो मेंटेन करने के लिए वो रीएलोकेट करेगी। रीएलोकेट का मतलब होता है दोबारा पैसे को इशू करना, या फिर दोबारा पैसे को देना। तो दोबारा फाइनेंशियल रिसोर्सेस उपलब्ध कराने के लिए बजट का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर बजट बनाया जाता है। सेकेंड आता है रिमूवल ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट क्या करती है? जितनी भी इनकम और वेल्थ की इनइक्वलिटी है, असमानता है, किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास पैसा कम है, इन असमानताओं को दूर करने के लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है। कैसे बनाएगी? गवर्नमेंट जिसके पास में ज्यादा पैसा होता है उससे टैक्स के माध्यम से पैसा वसूलती है। और जो गरीब व्यक्ति होता है, उस गरीब व्यक्ति के लिए जो भी मूलभूत सुविधा है, बेसिक नीड्स है, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं चलाती है। और उन योजनाओं के माध्यम से उस गरीब परिवार के लिए पैसा भी उपलब्ध कराएगी। स्कीम के माध्यम से कुछ सुविधाएं भी देती है, कुछ सामान भी उपलब्ध कराती है। तो इस प्रकार से जो भी असमानता है, गरीबी अमीरी है, उस गरीबी अमीरी को दूर करने का काम बजट करती है। थर्ड आता है स्टेबल प्राइस लेवल। किसी भी चीज का प्राइस को स्टेबल करने के लिए बजट बनाया जाता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू स्टेबलाइज द प्राइस लेवल इन द कंट्री। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिससे कि किसी भी सामान का प्राइस को स्टेबल किया जाए। थ्रू द बजट द गवर्नमेंट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द प्राइस लेवल। बजट के माध्यम से गवर्नमेंट प्राइस लेवल को कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करेगी? यदि मान लीजिए किसी चीज का प्राइस बढ़ाना है तो गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगा देती है, और किसी चीज का प्राइस कम करना है तो गवर्नमेंट उसके टैक्स को कम कर देगी, जिससे उसका प्राइस लेवल कम हो जाता है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज जितने भी सरकारी संस्थान होते हैं, जितने भी सार्वजनिक स्थान हुए, जैसे कि रोड का काम हुआ, या फिर रेलवे डिपार्टमेंट हुआ, गवर्नमेंट स्कूल हुए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हुए, तो वहां पर मैनेज करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। और वो पैसा कहाँ से अलॉट किया जाता है? बजट से किया जाता है। या फिर हमारी आर्मी हो गई, डिफेंस हो गई, रेलवे होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, यहाँ पर पैसा कहाँ से आता है? बजट के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राइट द मेजरमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। तो यहाँ एक शब्द आ रहा है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, कोई चीज कम होना। तो गवर्नमेंट डेफिसिट का क्या होगी? गवर्नमेंट डेफिसिट का मतलब ये हुआ खर्चे ज्यादा हो जाना गवर्नमेंट के, लेकिन इनकम कम रहना। तो जब खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, इनकम कम होती है, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट डेफिसिट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट डेफिसिट को नापने की तीन यहाँ पर अलग अलग
दी गई है, मेजरमेंट दी गई है। नंबर 1 है रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड दिया है फिजिकल डेफिसिट, थर्ड दिया है प्राइमरी डेफिसिट। ये तीनों को आपको बहुत अच्छे से नाम याद करना है, इनके फॉर्मूले होते हैं वो आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिवैल्यूशन और डेप्रिसिएशन। डिवैल्यूशन और डेप्रिसिएशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। दोनों का मतलब कम होना होता है, किसी वैल्यू का कम होना। डिवैल्यूशन इंक्लूड रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी करेंसी में रिडक्शन होना। कब? इन द टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। यदि गवर्नमेंट, देखिए दो तरह की एक्सचेंज रेट होती है। सबसे पहली चीज आती है कि एक्सचेंज रेट क्या होती है। एक्सचेंज रेट का मतलब ये हुआ कि किसी एक देश की करेंसी को जब किसी दूसरे देश की करेंसी से उसको मेजर किया जाता है, मापा जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट। सपोज करिए डॉलर की कीमत रुपए में हम मेजर कर रहे हैं, या रुपए की कीमत हम डॉलर में मेजर कर रहे हैं, दिस इज अ एक्सचेंज रेट। तो डिवेल यहाँ पर दो तरह की एक्सचेंज रेट होती है, एक होती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक होती है फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होती है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जहां पर पैसे की कीमत या फिर एक कंट्री की करेंसी की कीमत दूसरी कंट्री की करेंसी की कीमत की कंपैरिजन कितनी रहना चाहिए वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बोला जाता है। तो यहाँ पर यदि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू किसी फॉरेन करेंसी की वैल्यू से कम हो रही है, उस किसके माध्यम से कम हो रही है, गवर्नमेंट के माध्यम से कम हो रही है, और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर से यदि कम हो रही है, उसको हम बोलेंगे डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का मतलब वैल्यू कम होना होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब भी वैल्यू कम होना होता है। बट सिर्फ इतना सा याद रखना, यदि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या गवर्नमेंट के माध्यम से करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो उसको हम बोलेंगे डिवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन कैसे बोलेंगे? डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। पूरा एज इट इज है, बस इतना याद रखना, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यदि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के माध्यम से मनी की वैल्यू कम हो रही है तो उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। एक्सचेंज रेट की बात करें तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अनुसार चलता है, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अनुसार चलेगा। ऑक्यूरेंस की बात करें तो इट ऑक्यूर ड्यू टू गवर्नमेंट, ये कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, और ये डिमांड और सप्लाई मार्केट फोर्स के अनुसार डेप्रिसिएशन का काम होता है। यहाँ पर दोनों एक्सचेंज रेट की मैं बात कर रहा था आपको, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वही है जो मैंने आपको अभी बताया। यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है, और यहाँ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहता है, डिमांड और सप्लाई का इंटरवेंशन होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये दोनों में डिफरेंस दिए हैं। तो नंबर 1 देखिए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज अ रेट एट विच मेंटेन कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो रेट होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करी जाती है। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होती है, जो मार्केट फोर्स या फिर डिमांड और सप्लाई के अनुसार कंट्रोल की जाती है। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, मतलब इंटरफेयर होता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गवर्नमेंट डिपेंडेंट रेट। इसको गवर्नमेंट डिपेंडेंट रेट बोला जाता है, क्योंकि ये कौन डिसाइड करती है, गवर्नमेंट करती है। ये फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज रहती है, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, ये फ्री रहती है। देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। यहाँ पर कभी करेंसी की वैल्यू ज्यादा भी हो जाती है, कभी करेंसी की वैल्यू कम भी हो जाती है, लेकिन फ्लेक्सिबल फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट में ऐसा नहीं होता, इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, ये कॉफी है और यहाँ पर ये क्या है, चाय। इसको बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब यदि चाय नहीं है तो हम कॉफी पी सकते हैं, कॉफी नहीं है तो हम चाय पी लेते हैं। तू नहीं कोई और सही, उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये सामान नहीं है तो कोई दूसरे सामान से आप काम चला सकते हैं, कोई दूसरे गुड्स से आप काम चला लेंगे, इसको बोला जाएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स। बट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होता है कि दोनों के द्वारा ही काम किया जाता है, दोनों चीजें होना आवश्यक है, कि एक दूसरे के बिना अधूरे होना, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट मतलब तू नहीं कोई और सही, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक दूसरे के बिना अधूरा रहना। जैसे कि कार तो है बट पेट्रोल नहीं है तो कोई काम का नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉनिक आ गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक में भी यदि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप किस प्रकार से यूज करेंगे, सीएनजी नहीं है, तो ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। शुगर और टी, चाय और शक्कर का तालमेल, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अब आप कहेंगे कि चाय कोई शुगर फ्री चाय पीता है, तो भैया चाय और चाय पत्ती और जो पानी है उसका जो मटेरियल है, दोनों के द्वारा जो चीज बनाई जाएगी उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो जो सामान एक दूसरे के बिना पूरा नहीं हो पाता है, जिसको एक दूसरे की आवश्यकता होती है, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या था?
कि जिसमें यदि एक सामान नहीं है तो कोई दूसरे सामान से हम काम चला लेंगे, वो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाएगा। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, इन दोनों में जो कंपैरिजन करके बताता है, दोनों में जो रिलेशन बताता है, उस रिलेशन को हम क्रॉस डिमांड बोलते हैं। क्रॉस डिमांड वही होती है जो कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेशन बताए, उसको क्रॉस डिमांड बोलते हैं। अब इससे क्वेश्चन बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का यदि एक चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरी चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। और यदि एक चीज का प्राइस यदि घट रहा है तो दूसरी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। एक चीज का प्राइस यदि बढ़ रहा है तो दूसरी चीज की डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा है, नेगेटिव रिलेशन भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इनवर्स मतलब अपोजिट। बट सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमेशा रिलेशन डिमांड का और प्राइस का पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव कैसे, प्राइस बढ़ेगा एक चीज का तो दूसरी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। मान लीजिए चाय का प्राइस बढ़ा तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, चाय की नहीं बढ़ेगी। और कॉफी का प्राइस बढ़ा, अभी लगभग यदि हम देखें जनरली तो कॉफी का प्राइस ज्यादा ही होता है, इसलिए ज्यादा लोग कॉफी नहीं पीते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं, क्योंकि कॉफी का प्राइस ज्यादा है। और यदि प्राइस कम हुआ तो भैया दूसरी चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट, अब आता है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज होना, कोई भी चीज चेंज होना। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो अभी हमने देखा कि डिमांड का लॉ क्या होता है, डिमांड का लॉ होता है जो प्राइस में और डिमांड में रिलेशन बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हुआ कि प्राइस में चेंजेस के कारण कितना डिमांड में चेंजेस आ रहा है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर 5 तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी गई है, पांचों को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है, देखिए इसका साइन ये होता है, इसको याद रखना आप। व्हेन इवन स्मॉल इंक्रीज इन द प्राइस, मतलब यदि हम जरा सा थोड़ा सा प्राइस यदि हम बढ़ा दें, प्रोड्यूस इन्फिनिट चेंजेस इन द डिमांड, तो उसके कारण डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाता है। मतलब जरा सा यदि हम प्राइस बढ़ा देंगे ना तो डिमांड बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएगी, डिमांड में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये ग्राफ को देखिए, ये प्राइस है, अब ये प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ा है, थोड़ा बहुत ही बढ़ा हुआ है, या फिर बिल्कुल स्टेबल है, जरा सा भी प्राइस नहीं बढ़ा है। तो यहाँ पे अभी डिमांड कितनी हो रही थी, सपोज करिए ये 0 है और ये 10 कर लेते हैं, यहाँ पर 20 कर लेते हैं। तो अभी 10 आइटम आप परचेस कर रहे थे, क्वांटिटी कितनी थी 10, लेकिन थोड़ा सा यदि कोई परिवर्तन हुआ तो आपने क्वांटिटी कितनी कर दी, बढ़ा दी, Q2 मतलब क्वांटिटी आपकी बढ़ गई है। तो यदि थोड़ा सा प्राइस में चेंजेस करने के कारण डिमांड में यदि बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक का मतलब डिमांड में चेंज होना होता है, याद रखना आप। फिर आता है इनइलास्टिक। अब इनइलास्टिक, अभी इलास्टिक का मतलब डिमांड में चेंज होना था, अब इनइलास्टिक का मतलब क्या होगा, डिमांड में कोई चेंज ना होना, या फिर डिमांड में ना के बराबर चेंज होना। इतना यदि आपने याद रख लिया तो ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। इलास्टिक का मतलब डिमांड में परिवर्तन होना, मतलब परफेक्टली इलास्टिक का मतलब डिमांड में बहुत ज्यादा परिवर्तन होना। कब होना ज्यादा परिवर्तन, जब प्राइस बहुत कम चेंज होगा। और लेकिन इनइलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि व्हेन चेंज इन द प्राइस, यहाँ पर प्राइस में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। देखिए यहाँ पर प्राइस ये था, अब प्राइस यहाँ से बढ़ के यहाँ पहुंच गया है, लेकिन डिमांड में किसी प्रकार की कोई भी चेंजेस नहीं आई है, डिमांड उतनी ही है। इसको हम बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 रहती है, यहाँ पर कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि इलास्टिसिटी हो भी रही है, प्राइस में यदि कोई चेंजेस आ भी रहा है, तो डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, हमने दो तरह का पढ़ा, एक हमने पढ़ा इनइलास्टिक, दूसरा हमने पढ़ा इलास्टिक। तो देखिए इलास्टिक और इनइलास्टिक देखते हैं दोनों को। ये है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक में क्या हो रहा था, प्राइस आपका बढ़ रहा है लेकिन डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। ये हो गया आपका परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अच्छा, यहाँ पर दिया केवल और केवल इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब प्राइस में चेंजेस आना तो डिमांड में भी चेंजेस आता, उसको हम बोलेंगे इलास्टिक डिमांड। बट हमने पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ये हमने अभी सीखा था। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कौन सी होगी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब ये हुआ कि यदि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंजेस हुआ तो डिमांड में भरपूर मात्रा में बहुत ज्यादा इन्फिनिट चेंजेस आ जाएगा, पता नहीं कितना चेंजेस आएगा, उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एक होती है हमारी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसको इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1।
यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना प्राइस में चेंजेस हो रहा है उतना ही डिमांड में चेंजेस आता है, उसको हम बोलते हैं पर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जैसे देखिए यहाँ पर ये 0 है और सपोज करिए यहाँ प्राइस अपन 10 मान लेते हैं, ये प्राइस अपन 20 कर लेते हैं। क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर 100 और यहाँ पर हम 150 कर लेते हैं, ठीक है। अब प्राइस आपका 0 है, प्राइस यदि आपका 10 था, 10 प्राइस हुआ तो कितनी क्वांटिटी आप यूज कर रहे थे अभी, 150 क्वांटिटी आप ले रहे थे, मतलब 10 प्राइस पर 150 क्वांटिटी आप खरीद रहे थे, ठीक है, इतनी डिमांड आ रही थी। जैसे ही प्राइस आपका बढ़ा 10 से कितना हुआ 20, तो डिमांड देखिए आपकी पूरी की पूरी समेट के आपने रख दी, मतलब डिमांड आपने बहुत ज्यादा कम कर दी, तो इसको हम बोलेंगे क्या, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मतलब जितना डिमांड में परिवर्तन हो रहा है लगभग लगभग उतना ही आपका किस में परिवर्तन होगा, प्राइस में परिवर्तन होगा, तो उसको हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहां पर डिमांड में चेंजेस और प्राइस में चेंजेस दोनों लगभग बराबर होते हैं। अच्छा, इस प्रकार के रेक्टेंगल को हम बोलेंगे सर, इस प्रकार के डिमांड कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनता है, जहां पर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है, और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जहां पर प्राइस में जितना चेंजेस होता है उतना ही डिमांड में चेंजेस आता है, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको याद रखेंगे। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और भी दिया, देखिए शुरुआत में क्या होगा, जैसे जैसे आपका प्राइस कम होगा डिमांड आपकी बढ़ती चली जाएगी, ये देखिए डिमांड बढ़ रही है, नीचे की तरफ आना मतलब प्राइस का कम होना, और इस तरीके से राइटवर्ड बढ़ना मतलब इस तरफ की ओर जाना, इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी का बढ़ जाना। तो ये प्रकार का ये जो डायग्राम बनेगा इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये डायग्राम आप याद रखेंगे, क्या लिखा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व इज अ डिमांड कर्व दैट हैज कांस्टेंट इलास्टिक ऑफ डिमांड, मतलब इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, यहाँ पर इलास्टिसिटी और डिमांड, प्राइस और डिमांड दोनों 1 के इक्वल में बढ़ेंगे, मतलब दोनों इक्वल इक्वल बढ़ेंगे लगभग, एट ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट पर बराबर बराबर बढ़ेंगे। और दिस मीन्स दैट परसेंटेज ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, मतलब जितना डिमांड में परसेंटेज रहेगा और उतना ही परसेंटेज प्राइस में रहेगा। तो जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी क्या बढ़ेगा, आपका प्राइस बढ़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट आता है, राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आप चाहें तो देख सकते हैं। एन इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द लाइन विच रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू कमोडिटीज। इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा गुड्स को, दो या दो से ज्यादा सामान के ग्रुप को दिखाया जाता है। दो या दो से ज्यादा सामान का जितना भी आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, उस कॉम्बिनेशन को जिस मैप के माध्यम से या फिर जिस डायग्राम के माध्यम से दर्शाया जाता है उसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। अब इंडिफरेंस कर्व की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर अजप्शंस हैं, तो द कंज्यूमर हैज टू कमोडिटी, कितनी कमोडिटी होना चाहिए उसके पास, दो कमोडिटी होना चाहिए, और सभी का प्राइस जो है कांस्टेंट होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, इंडिफरेंस कर्व जो है ना हमेशा इस तरीके से आता है, नीचे की साइड आता है, ये हमारा एक्स और वाई आपका ये डायग्राम बन गया, ये वाई हो गया सपोज करिए, ये एक्स हो गया, तो इंडिफरेंस कर्व ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर वैल्यू, जितना ज्यादा जितना ऊपर रहेगा इंडिफरेंस कर्व, जितना हाई रहेगा उसकी वैल्यू ज्यादा होती है और हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब इंडिफरेंस कर्व जो है ना एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे, जैसे ये नहीं काट रहे मतलब ऐसा नहीं है कि एक ऐसा आ गया एक ऐसा आ गया, ये नहीं चलेगा। एन इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स और वाई पॉइंट, जैसे कि ये हमारा पॉइंट आपका वाई है और ये एक्स पॉइंट है, तो ये कभी भी यहाँ टच नहीं करेगा इसको, ना यहाँ टच करेगा, ये सीधा इन दोनों से दूर रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें दो क्वांटिटी होती है कोई भी चीज की, सपोज करिए ये आपका एप्पल का है और यहाँ पर ये मैंगो का है, तो दोनों की क्वांटिटी, दोनों में से किसी एक की क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती, उसी को हम बोलते हैं एक्चुअल कॉम्बिनेशन, एक अच्छा कॉम्बिनेशन। तो दो सामान के बीच में जो कॉम्बिनेशन बताया उसको हम बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी। अभी मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। कोई भी सामान है, यदि उस सामान से जो हम सेटिस्फाई हो रहा है, जितना हमारा सेटिस्फेक्शन रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, यूटिलिटी बोलते हैं। विच इज रिसीव्ड बाय द मैन एट द टाइम ऑफ द इट्स यूज, जहां पर यूटिलिटी क्या करता है, कोई भी इंसान उस चीज को यूज करने के बाद में जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उस सेटिस्फेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। और यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, प्रोफेसर प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। एग्जाम्पल दिया है कि यू कंज्यूम कप ऑफ टी, जब आप एक कप चाय यूज करते हैं,
तो यू गेट सम सेटिस्फेक्शन, आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है। भाई आपने चाय पी, और चाय पी के आपका माइंड फ्रेश हुआ, मजा आया आपको, आपने खाना खाया, खाना खा के आपको बहुत अच्छा लगा, या आपने कुछ दो चार आंसर आपने याद कर लिए, याद करने के बाद में आपको बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ। तो जो फीलिंग है ना, जो सेटिस्फेक्शन है, उस सेटिस्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी की कुछ विशेषताएं, नंबर वन, साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ये दिमाग से चलने वाली, दिमाग से सोचने वाली प्रोसेस है। ये किसी प्रकार का कोई फिजिकल एक्सीडेंट एक्सिस्टेंट नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति चाय पी रहा है, उसका उसको चाय अच्छी लगी, तो उसके लिए सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। दूसरा व्यक्ति जो चाय नहीं पीता और आपने उसको जबरदस्ती पिला दी, तो उसके लिए तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, उल्टा नेगेटिव में हो सकता है उल्टी कर दे। तो वहां तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है ना, नेगेटिव यूटिलिटी चली गई। तो यूटिलिटी जो है ना, वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है। वी कैन नॉट टच और सी, इसको हम ना देख सकते हैं, एक प्रकार की इनविजिबल होती है। इट डिपेंड अपॉन द मेंटल स्टेटस ऑफ द कंज्यूमर, ये इंसान के मेंटल स्टेटस पर डिपेंड करता है। अभी कुछ बच्चे मेरी वीडियो को बहुत इंटरेस्ट से देख रहे होंगे, तो उनकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। कुछ जो है ना, जबरदस्ती देख रहे होंगे, तो उनकी यूटिलिटी कम है। तो इस प्रकार से ये मेंटल सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। डिफरेंट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैन टू मैन। यूटिलिटी एक इंसान से दूसरे इंसान तक अलग अलग रहती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति चाय पी रहा है तो उसको कुछ अलग महसूस हो रहा होगा, कोई दूसरा व्यक्ति चाय पी रहा है तो उसको कुछ अलग महसूस हो रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों को सेम लेवल सेटिस्फेक्शन मिले, दोनों को एक जैसी संतुष्टजनक कार्य मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। सेटिस्फाई, इट ओनली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी क्या होती है? जो इंसान की जरूरतों को पूरा करती है, संतुष्ट करती है, उसी को हम यूटिलिटी बोलेंगे। इट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। अच्छा, यूटिलिटी किस पर डिपेंड करती है? आवश्यकता पर डिपेंड करती है। मान लीजिए एक प्यासा व्यक्ति है, उसको यदि आप पानी पिलाएंगे तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा रहेगी। और यदि मान लीजिए कोई प्यासा व्यक्ति नहीं है, उसको आप जबरदस्ती पानी पिला रहे हो, तो उसको उतना मजा नहीं आएगा। हाँ, आपका मान पान सम्मान रखने के लिए थोड़ा बहुत एक दो घूंट वो पी लेगा, बट उतना उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जितना कि एक प्यासे व्यक्ति को मिलेगा, या फिर कोई